तो चलिए आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बीट। बीट, ठीक है, बीट। ये साउंड द्वारा दिखाया जाने वाला एक स्पेशल इफेक्ट होता है। स्पेशल इफेक्ट क्या, देखिए हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है ना, उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी है कि जब दो, ये रस्सी है, इधर से एक वेव आ रही हो, इधर से एक वेव आ रही हो, दोनों बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी हो। कैसी एक जैसी? इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी, इन दोनों के एम्पलीट्यूड एक जैसे, इन दोनों की वेवलेंथ एक जैसी, एम्पलीट्यूड एक जैसा, वेवलेंथ एक जैसी, फ्रीक्वेंसी एक जैसी, ओके। और क्या चीज है? स्पीड एक जैसी, ओके। लेकिन स्पीड एक जैसी हो लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जब इस तरीके की दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं, इस तरीके की, इस प्रॉपर्टीज के साथ सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो रिजल्टिंग वेव बनती है हम उसे स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, उन्हें स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, ठीक है। आइए, बीट उसी कड़ी का, उसी सीरीज का अगला पार्ट है। जब दो साउंड वेव, ध्यान रखना, अब साउंड वेव, स्टैंडिंग वेव तो आपकी रस्सी में भी थी, साउंड में भी थी, लेकिन बीट इज द फिनोमेना व्हिच इज हियर्ड ओनली इन साउंड। अब क्या होगा? यदि दो वेव, ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड एक जैसा हो, एक और वेव, ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड एक जैसा हो, जिनकी स्पीड एक जैसी हो, जिनकी वेलोसिटी भी एक जैसी हो, एम्पलीट्यूड एक जैसा, वेलोसिटी एक जैसी, मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, इसका मतलब डायरेक्शन भी एक जैसी हो, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग हो, बहुत थोड़ी सी अलग हो। यहां सब कुछ एक जैसा था, बस वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन थी, तब स्टैंडिंग वेव बनती थी, जो ऐसी वेव सुपर इम्पोज करती थी। लेकिन जब दो एक जैसे एम्पलीट्यूड की, एक जैसी स्पीड से जाने वाली और एक जैसी वेलोसिटी, यानी डायरेक्शन भी एक हो, थोड़ा सा बस फ्रीक्वेंसी में अंतर हो, थोड़ा सा अंतर हो, थोड़ा सा अंतर हो, यानी μ1 माइनस μ2 जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तब आपको ना बीट सुनाई देंगे। आएगा समझ में? जब हमने स्टैंडिंग वेव चालू किया था तो पहले चीज जब हमने उसे विजुलाइज किया तब समझ में आया, अच्छा स्टैंडिंग वेव ऐसी दिखती है, ये नोड होते हैं, ये एंटी नोड होते हैं, ये तो वेव जैसा कुछ है ही नहीं, ये तो चलती है अपनी जगह। ऐसे ही यहां कुछ होने वाला है। एक बार बस जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझिए, एक जैसा एम्पलीट्यूड, एक जैसी स्पीड, एक जैसी वेलोसिटी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो वेवलेंथ भी अलग होगी। अब ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और ये आपको सुनाई देंगी। आएगा समझ में? देखिए पहले इसको थोड़ा ग्राफिकल देखते हैं। एक वेव ये रही और एक वेव ये रही, ये कंपोनेंट वेव है, साउंड वेव है, साउंड वेव है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा अंतर हो सकता है, गौर से देखोगे तो दिख जाएगा कि मैं थोड़ा ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बनाई है। जब ये इस पर सुपर इम्पोज करेगी ना, जब ये इस पर सुपर इम्पोज करेगी तो रिजल्टेंट पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई देगा, सॉरी दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा। साउंड में एक्चुअली प्रॉब्लम है कि ये सुनाई जाती है, ये सुनी जाती है, ये सुनी जाती है, तो रिजल्टेंट पैटर्न ऐसा सुनाई देगा। तो मैं कोशिश करूंगा सुनाने की, आपको बहुत बारीकी सी, गिद्ध जैसी नजर कान ऐसे रखने पड़ेंगे। एक वेव ये, एक वेव ये, जब ये सुपर इम्पोज करेंगी तो पता है रिजल्टिंग इफेक्ट कभी मैक्सिमम होगा, कभी जीरो होगा, कभी मैक्सिमम होगा, कभी जीरो होगा, कभी मैक्सिमम जीरो। आइए पहले मैं इसको दूसरे डेमो से बताता हूं। मेरे पास इमेजिन करो ये दो वेव है, ठीक है, दो वेव है, एक ये रही, ठीक है, और एक ये रही, थोड़ा फ्रीक्वेंसी का अंतर है। मैंने इसको इस पर सुपर इम्पोज कर दिया। अब सुपर इम्पोज करने से पहले मैं दिखाऊंगा, आपके फंडामेंटली क्लियर होने चाहिए, इसे तो मैं मिटा दूंगा। हम इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, आपको स्टैंडिंग वेव और बीट में भी अंतर आना चाहिए समझ में कि स्टैंडिंग वेव कब बनती है। स्टैंडिंग वेव भी सुपर इम्पोजिशन से बनती है, बीट भी सुपर इम्पोजिशन से बनती है, लेकिन दोनों ही अलग अलग अंदाज में सुपर इम्पोज हो रही है। अब आप बताइए, जब एक वेव ऐसे हो, ठीक है, और एक वेव ऐसे हो और उस पर एक वेव ऐसे ही सुपर इम्पोज कर जाए, तो रिजल्टेंट इफेक्ट बढ़ जाता था कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? हमने भूल गए तो याद दिलाता हूं। रस्सी में एक वेव ऐसे है और एक वेव ऐसे आए, जब दोनों सेम फेज में मिल गए थे तो रिजल्टिंग इफेक्ट बढ़ गया था। ऐसी ट्रफ के केस में भी हो सकता है, एक ऐसे आए, एक ऐसे आए, दोनों सेम फेज में सुपर इम्पोज हो जाए तो रिजल्टिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। एक केस तो ये होता था, कैसे कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज होता था। दूसरा, यदि एक वेव ऐसे आए और एक वेव ऐसे आए और ये सेम एम्पलीट्यूड की हो, तो रिजल्टिंग वेव तो वहां खत्म हो जाएगी ना, वहां रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा ना, है ना। यदि दो वेव अपोजिट फेज में, यानी एक मिनट और समझिए, एक वेव ऐसे हो और प्लस एक वेव ऐसे सुपर है, यानी ये वेव इस पे रख दूं, तो सुनो, ये वेव इस पे रख दूं,
ये रही y1 वेव, इसको डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ और ये इस पर रख दूँ तो बताना ये तो डिस्ट्रॉय कर देंगे ना। अब देखिए होगा क्या, यदि एक वेव ऐसे जाए उधर ये इधर ही है ना, और एक वेव और ये जा रही है, मैंने इनको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया एक साथ। तो अब गौर से देखिएगा, मैंने सुपर इम्पोज कर दिया तो अब गिद्ध की नज़र रखिएगा, ये जी मांझा अटक के। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ इन द बिगनिंग, सॉरी बेटा, अब ये परफेक्शन तो है नहीं, जुगाड़बाजी है। तो देखिए यदि मैंने यहाँ सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक है, रोक ले, तो यहाँ पर मांझा, हाँ, यहाँ पर यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है वो कुछ इस अंदाज में हो रहा है कि नहीं, इस पर ये और इस पर ये सुपर इम्पोज कर रही है, तो रिजल्टेंट इम्पैक्ट बढ़ जाएगा यदि ये दो वेव सुपर इम्पोज कर रही है। केवल इतने हिस्से को देखो, इतने हिस्से को देखो, सिर्फ दोनों को सेपरेट करके दिखाऊं तो मैं, ठीक है, गौर से देखिए, यदि मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने के लिए मजबूर कर दिया तो गौर से देखना, दोनों वेव क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहा है, तो रिजल्टेंट इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन आगे जाके, क्योंकि अलग अलग फ्रिक्वेंसी की है, ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी की है, तो कोशिश करिए यहाँ देखने की, इसका तो क्रस्ट लेकिन इसका ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहा है। यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ, दोनों के क्रस्ट पे क्रस्ट, देखो ये क्रस्ट पे क्रस्ट सुपर इम्पोज हुआ, ट्रफ पे ट्रफ सुपर इम्पोज हुआ, तो शुरुआत में रखोगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यहाँ पे देख रहे हो, क्रस्ट पे क्रस्ट सुपर इम्पोज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये सरकती जा रही है वेव, खिसकती जा रही है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी तो है नहीं, आगे जाके क्या हुआ देखिए, इस वाली वेव का तो ये हाँ, इस वाली वेव का तो क्रस्ट और दूसरी वाली वेव का ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहा है, यानी इस जगह आके रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, 0। तो यानी जब ये ऐसी वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो कहीं तो इस तरीके से सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा, इस तरीके का, और कहीं इस तरीके का सुपर इम्पोजिशन, फिर आगे जाके ये तो थोड़ा छोटा बन गया, फिर सिमिलरली थ्योरम। होपफुली पहले मैंने यहाँ से दिखाने की कोशिश की कि जब ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे कहीं तो कंस्ट्रक्टिवली हो जाएगा, और कहीं जब वापस से उठा के इस पर रखिए जैसे मैंने वहां रखा था अभी, ठीक, तो यहाँ पे खत्म हो गई। समझ गए? एक बार फिर से दिखाता हूँ कि हुआ क्या, एक बार और। जब मैंने यहाँ सुपर इम्पोज कर दिया तो इन द बिगनिंग तो कंस्ट्रक्टिवली आवाज सुनाई देगी, आवाज लाउड और हो जाएगी, समझना, दो आवाज सुनाई देंगी आपको। जब ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो वो जो आवाज है वो लाउड हो जाएगी, और लेकिन यहाँ पर आके वो आवाज इस एरिया में, इस जगह आके वो आवाज सॉफ्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो पता है आपको रिजल्टेंट इफेक्ट कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। मैंने एक ये और एक ये तो दिखाई दिया था आपको, आगे सिमिलरली थ्योरम लगा दीजिए। तो आवाज पता है कैसे होगी, देखिए, यदि मैं मान लो ये 500 हर्ट्ज की आवाज है और ये मान लो 502 हर्ट्ज की आवाज है, इंडिविजुअली ये आवाज अभी कोई अंतर समझ में नहीं आया, लेकिन जब ये दोनों आवाज मर्ज करूंगा, मेरे उतार चढ़ाव को देखिएगा, और इससे पहले की आवाज ये थी सुपर इम्पोजिशन से पहले की आवाज, और ये सुपर इम्पोजिशन के बाद अब देखिए, सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा अपनी तरफ से और एफर्ट डालूंगा। ये है सबसे लाउड आवाज, ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई, फिर लाउड हो गई, सॉफ्ट हो गई, लाउड हो गई। तो दो कॉन्सेक्यूटिव लाउडनेस के बीच का जो टाइम होगा उसको टाइम पीरियड ऑफ बीट बोलते हैं। दो कॉन्सेक्यूटिव लाउड, एक बार आवाज तेज यहां सुनाई देगी, एक बार यहां तेज सुनाई देगी, तो इन दोनों के बीच की आवाज को हम बीट बोलेंगे, वो टाइम पीरियड ऑफ बीट बोलेंगे। या जहां पे सॉफ्ट हो गई आवाज, सबसे सॉफ्ट हो गई, सबसे सॉफ्ट हो गई, इसको भी टाइम पीरियड ऑफ बीट बोल सकते हैं। और टाइम पीरियड ऑफ बीट का उल्टा कर देंगे तो उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बोलते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बोलते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट जो सुनाई देगी, एक और चीज जो इनमें डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, जैसे इस समय इनका डिफरेंस है 2, तो आपको 2 हर्ट्ज की बीट सुनाई देगी। 2 हर्ट्ज की बीट का मतलब 2 बीट्स पर सेकेंड, आपको एक सेकंड में 2 बीट सुनाई देंगी। अच्छा, यदि ये सेम साउंड, ये सेम फ्रीक्वेंसी हुई, मान लो सेम हुई 500 हर्ट्ज, तो बीट फ्रीक्वेंसी होगी डिफरेंस, हाँ मैं ये तो बता दूं, जो बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो सुनाई देती है ν1 माइनस ν2, घटा देना, एक्चुअली ज्यादा में से कम घटाना। हो सकता है इसमें ये ज्यादा हो ये कम हो, तो ज्यादा में से कम घटाना या मॉड कर
ठीक है, जो भी आएगा डिफरेंस वो सुनाई देगा। इसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। यदि दोनों सेम होगी तो कोई भी, ये न्यू1 माइनस न्यू2 जीरो, कुछ भी नहीं सुनाई देगा, आवाज ऐसी सुनाई देगी बस। लेकिन यदि डिफरेंस ये हुआ तो आपको कितनी बीट सुनाई देंगी बताओ, घटाइए इसमें से, 1 हर्ट्ज की बीट सुनाई देगी, 1 हर्ट्ज की, 1 बीट पर सेकंड। यदि ये 2 कर दूं तो आपको 2 बीट सुनाई देंगी, 3 कर दूं डिफरेंस करिए 3 हर्ट्ज। और ये ऐसे भी किया जा सकता है प्ले, ये अब इस समय कितनी बीट सुनाई देंगी 0। यदि मैं इसमें से किसी एक को कम भी कर दूं, मान लो इसको 499 हर्ट्ज कर दूं, तो अब डिफरेंस कितना आएगा 1, 1 बीट सुनाई देगी। आइए इसको पहले फील कराते हैं, फील। और आप यदि आज मैथमेटिक्स सुनने आए तो आप सफल नहीं होंगे। इस टॉपिक को हमें इस अंदाज में पढ़ना है, पहले इसको फील करना है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी ना आपने, पहले दिन आपने प्रूफ नहीं मांगा था, 1 साल बाद प्रूफ सुनने को और देखने को मिला। पहले आप पाइथागोरस थ्योरम को फील किया ना आपने कि क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आइए, मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, मतलब साउंड, ये एक जैसी ऐप डाल रखी है 2 मोबाइल में। इस समय मैंने जुगाड़ किए 3 मोबाइल, एक मोबाइल यहाँ लग रहा है ट्राइपॉड पे, आपकी वीडियो बना रहा हूँ, ये 2, ठीक है। तो देखिए एक ऐप डाल रखी है दोनों में, और मैंने यहाँ 500 हर्ट्ज दोनों सेम फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, ठीक है। आप देखिए यहाँ साथ साथ चलेंगे, मान लो ये 500 हर्ट्ज और ये भी 500 हर्ट्ज। तो अब बताइए आपको बीट सुनाई देंगी? लॉजिक से तो नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी होगी न्यू1 माइनस न्यू2, कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो कुछ भी आप चलिए सुनते हैं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं पाओगे। पहले ये 500 ये प्ले कर रहा हूं, देखो प्ले हो गई ऊपर, सॉरी, हाँ अब देखिए ये 500 हर्ट्ज। इसे बंद कर देता हूं, अब इसे चलाता हूं, इसमें से 500 हर्ट्ज, इसकी आवाज थोड़ी ज्यादा है, चाइना का मोबाइल है ना। ये 500, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। अब दोनों प्ले कर दूं, दोनों प्ले हो रही है, ऊपर से वेव चल रही है, इससे महसूस कर लेना दोनों चल रही है। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, कुछ ऐसा सुनाई भी नहीं देगा। बीट सुनेंगे कैसे आप जब बीट फ्रीक्वेंसी 0 है इस समय, तो क्योंकि ये भी 500 ये भी 500। अब यदि मैं किसी एक में, एक का चाहे 499 कर दूं, या इसे 501 कर दूं, या इसे 499, या इसे आपको एक बीट सुनाई देगी। कोशिश करना, हो सकता है कोशिश सफल ना हो, और कोशिश करेंगे। अभी कुछ नहीं, इसको मैं 1 बढ़ा रहा हूं, है ना। अब गौर से सुनना, महसूस करिए, सॉफ्ट लाउड। अभी और आएंगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको 1 और बढ़ा रहा हूं, ये 502 हो जाएगी, है ना। और 2 बीट सुनाई देंगी, देखना। कुछ 3 बीट्स पर सेकेंड, 4, कुछ आ रहा है, 505, है ना, आ रहा है ना। एक बार कम करते हैं इसको, 4, ये 500 पे प्ले हो रहा है। दोनों 500 कर दी मैंने। एक काम करते हैं, इसे 499 करते हैं इसे। बढ़ा रहा हूं फिर से, 500, दोनों सेम हो गए। यदि आपने वाकई बीट महसूस करी तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा जरूर कि मेरी कोशिश सफल हुई या नहीं हुई। हालांकि मेरे पास एक ही ऐप से मैं काम कर सकता था, लेकिन आपको वो चीटिंग लगती। इसमें एक फंक्शन है मल्टी ऑसिलेटर, मतलब यहाँ पर
ठीक है, 1 मिनट। मल्टी ऑसिलेटर, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर 1 मिनट 400 साउंड सेट कर दी, फिर इसमें दूसरा भी सेट कर सकते हो, सपोज करो वो भी 400, लेकिन आपको वो चीटिंग लगती। 1 मिनट, दूसरी, एक साथ 2 साउंड प्ले कर सकते हैं इसमें, 400, दोनों 400 हो गई। ठीक है, अब पहला वाला आवाज़ प्ले करूं, आवाज़ कहाँ गई, हाँ ये रही, 400, इसे बंद कर दूं, दूसरी वाली स्टार्ट करूं, दोनों 400 है ना। अब प्लीज़ देखिएगा यहाँ से, इससे और कोशिश करते, ठीक। एक ये रेड वाली वेव है, ये रेड, ये अभी इस समय दोनों बंद है। अब सपोज करो मैं दोनों ऑपरेट कर दूं, ये भी और ये भी ऊपर, यानी दोनों वेव चल रही हैं। यदि रेड और ग्रीन दोनों चलने लग जाए तो समझ जाना दोनों वेव, मतलब दोनों साउंड वेव एक्टिव है। अब ये भी 400 हर्ट्ज है और इधर वाली भी 400 हर्ट्ज है। अब वो कुछ भी डिफरेंस नहीं, किसी एक को बढ़ा दीजिए 1, मान लो इसे बढ़ाते हैं, अब और अच्छी सुनाई देने लगी, क्योंकि एक ही मोबाइल से वेरिएशंस हो रहे हैं। जबकि एक 400 और एक 401 है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 2 करते हैं और महसूस करिएगा। ध्यान रखना, पिछली वाली 400 ही है, उसको नहीं छेड़ रहा मैं। 3 बीट्स, क्योंकि 400 3 माइनस 400, 3 बीट्स आएंगी ना। अच्छा, वापस 400 करते हैं, दोनों 400 हो गई, बीट नहीं सुनाई देंगी। अच्छा, इसको 399 भी कर देना। ध्यान रखना, वो वाली 400 ही है। अच्छा, उसको 399 कर दे, फिर नहीं सुनाई दी बीट, क्योंकि ये भी 399 पे सेट है और ये भी 399 पे सेट है, दोनों किसी एक बीट, एक और 2 बीट, 6 बीट, 7 बीट। अब डिफरेंस कितना हो गया, 10। अब यहां पर 1 मिनट, इसको रोक देते हैं। आपने देखा जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ता चला गया, सॉरी बेटा 1 मिनट, क्यों जा रहा है तू यार, मैं पढ़ाने में इतना मशगूल हो गया कि हाँ। तो देखिए, जब हमारे पास ये 500 और ये 501 था, तो आप उस एक हर्ट्ज का जो बीट आ रही थी, एक बीट आ रही थी, उसको महसूस कर पा रहे थे, सुन पा रहे थे। जब ये 2 कर दी तो वो 2 बीट्स आने लगी, सुन पा रहे थे। लेकिन ये डिफरेंस जब 510 हो गया तो बीट कितनी सुनाई दी हमको, 10। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, ये डिफरेंस करना धीमे धीमे मुश्किल होता जा रहा था ना भाई। जब ये 500 थी और ये 501 थी, आप बहुत खूबसूरती के साथ उस एक फ्रीक्वेंसी को सुन पा रहे थे। सुन पा रहे थे कि नहीं सुन पा रहे थे? देखो एक बार फिर से, क्या है ये 399 और दूसरी वाली को भी एक काम करते हैं, पहली वाली को 4 पे सेट करते हैं 400, दूसरी वाली को सेट करते हैं 400 पर ही। एक बार फिर से देखिए, दोनों प्ले करता हूँ, पहले ये प्ले कर दी और इसे भी प्ले करते हैं, कुछ नहीं सुनाई दिया। अब एक को बढ़ा देते हैं कोई, अब ये एक जो सुनाई दे रहा है, एक बीट ये हमें फील हो रही है ना। अब जब मैं इसे 2 कर दूंगा, एक और डिफरेंस बढ़ा दूंगा, अब ये डिफरेंस सुनना हमारे लिए मुश्किल हो गया ना। बीट बन तो रही है 30 हर्ट्ज, तो अब हम कंफर्टेबल नहीं है उसे गिनने में। तो इसीलिए आपने देखा, जब ये तभी कहा जाता है कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होगा बीट बनेंगी पर हमें नहीं सुनाई देंगी। क्योंकि हमारी कानों का परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होती है बेटा, एक्चुअली हमारे कानों में एक इनएबिलिटी है, कोई भी आवाज़ जो हम सुनते हैं वो 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों पर, दिमाग में इम्प्रेस्ड रहती है।
यानी 1/10 सेकंड तक रहेगी। तो इसका मतलब दो साउंड में जो डिफरेंस होना चाहिए कम से कम इससे ज्यादा हो, द टाइम डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 1/10 सेकंड होना चाहिए दो लगातार साउंडों के बीच में, तो हम उन्हें ढंग से सुन पाएंगे। समझ में? नहीं तो क्या होगा, पहली साउंड दिमाग से निकली नहीं, दूसरी घुस गई, दूसरी निकली नहीं, तीसरी घुस गई दिमाग में। ठीक है, तो टाइम पीरियड बिटवीन टू साउंड्स 1/10 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ बीट मान लीजिए इसे, यानी दो बीट के बीच का टाइम पीरियड 1/10 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको 1/बीट कर दूं, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट जनरली कहा जाता है डिफरेंस 10 हर्ट्ज हो जाएगा ना, ये 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। क्लियर है ना? तो यदि ये डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तो हमारे को सुनने में प्रॉब्लम होगी, बीट तो बन रही होंगी। अब देखिए इसको पहले तो मैं ये मान लूँ ना, कमेंट सेक्शन में डालना जरूर कि बीट आपने फील किया है आपने कि क्या होती है, कैसे सुनाई देती हैं। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। झंडू से क्वेश्चन है, बहुत झंडू से क्वेश्चन है। देखिए भैया सीधी सी बात है, यदि मान लो दो गिटार है ना, गिटार मान लो कोई गिटार बजा रहा हूं, मैं बजा रहा हूं टिंग ढीडिंग डिंग टिंग ढीडिंग, गिटार बजा रहा हूं। अब उस गिटार के सुर नहीं सही निकल रहे, सुर सही नहीं निकल रहे। ठीक है, मैं सा बजा रहा हूं तो सा नहीं निकल रहा, गा बजा रहा हूं तो गा नहीं निकल रहा, पता नहीं कैसे सुर हो गए। तो अब क्या करते हैं हम, जो म्यूजिशियन होते हैं सेट करते हैं। आजकल तो इंस्ट्रूमेंट, पहले तो ट्यूनिंग फोर्क आती थी, पहले ट्यूनिंग फोर्क आती थी, सेट आती थी, यानी इसको पैड पे मारो पर है ना आवाज निकालती थी। सा रे वाली ट्यूनिंग फोर्क अलग आती थी, गा वाली अलग आती थी, मतलब ये सा निकालती थी। ये है परफेक्ट सा, ये है परफेक्ट रे, परफेक्ट गा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आती थी। इसको टर्न मारो और सुनिए, आवाज निकालती थी सा, तो है ना ये है सा, असली सा ये है, असली रे, ये आइडियल सा रे गा मा पा धा नी सा होते हैं, ये ट्यूनिंग फोर्क आती हैं। अब क्या होता है, ठीक पहले ट्यूनिंग फोर्क से काम लेते थे, अब तो आपने ऐप में देख लिया कि मशीन से भी साउंड सारे गामा प्ले हो जाती है। अब मान लो मेरा गिटार ठीक से काम नहीं कर रहा, अब सुनना, यहां से कंसेप्ट सुनना, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है वो यही है। जो गिटार है, मेरा गिटार, यदि मेरे गिटार का तार सा नहीं बजा रहा तो मैं क्या करूंगा, जो एक्चुअल सा है वो मशीन में प्ले कर दूंगा। इमेजिन करो सामने मशीन में प्ले कर दिया, वो बजा रहा है वही। जैसे मान लो ये ऐप है, ये जो ऐप है इसमें मैंने इमेजिन करो सामने से सा बज रहा है, अरे आजा, सामने मशीन से सा प्ले कर दिया। अब हम ये बज रहा है कंटिन्यूसली, बंद कर दिया। अब यदि मैं अपने गिटार को सपोज करो सा बजा रहा हूं, है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून है, यदि थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून है, इमेजिन करो, मुझे ये तो याद नहीं, मान लो 512 हर्ट्ज को सा बोलते हैं, मान लो सा 512 हर्ट्ज की आवाज को सा बोलते हैं, इमेजिन करो, है नहीं। अब आपका गिटार 512 ना निकाल के 510 हर्ट्ज की आवाज निकाल रहा है आपका गिटार, तो यानी इसका मतलब वो एक्चुअल सा नहीं निकाल रहा, ये तो गड़बड़ हो गई, है ना, गड़बड़ हो गई 510। अब उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे सा गड़बड़ है, तो वो सामने मशीन में पहले तो सा प्ले करेगा, एक्चुअल मशीन में से 512 का सा निकल रहा है, ये आवाज निकल रही है 512 की, एक्चुअल सा निकल रहा है ना। अब इधर वो अपने गिटार की स्ट्रिंग को हिलाएगा, अब गिटार में से 510 का निकलेगा, ये गिटार है, इसमें से 510 की आवाज निकलेगी। अब बताओ ये 512 है 510, ये 512 510, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सुनेगा। यदि इसके सामने और इसके सामने डिफरेंस हो गया, ये तो एक्चुअल मशीन है, इस पे तो विश्वास कर सकते हैं, ये इसका गिटार है जो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून हो गया, आउट ऑफ ट्यून हो गया थोड़ा सा उसका, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको प्ले करेगा, इसको। अब जब ये आवाज सुनाई देंगी मिक्स हो गए, तो उसको 2 बीट सुनाई देंगी, है ना, 2 बीट सुनाई देंगी। यदि इसका आउट ऑफ ट्यून होगा तो फिर क्या करेगा, गिटार के तार को सेट करेगा, वो कभी ढीला सेट करके, सपोज करो थोड़ा सा टाइट करके उसने 511 हर्ट्ज कर दिया, टाइट करके, है ना, फिर 1 बीट सुनाई देगी, थोड़ा और टाइट करेगा, है ना, बीट सुननी जैसी बंद हो जाए, ओ इसका मतलब मेरा सा उसके साथ से मैच हो गया गिटार उसका, ठीक। मान लो जरूरत से ज्यादा टाइट हो गया उसका 513, तो फिर बीट सुनाई देने लग जाएंगी, अब फिर 1 बीट सुनाई देने लग जाएंगे, अच्छा ज्यादा टाइट हो गया, उसे ढीला करो वापस। आया समझ में कि नहीं आया ये, कि यदि उसका गिटार का सा, उसके गिटार का सा, उसके गिटार के सुर, गिटार के, बांसुरी के, माउथ ऑर्गन के, हारमोनियम के, इनके सुर यदि आउट ऑफ ट्यून हो जाए, तो पहले मशीन से, अब मशीन नहीं है तो ट्यूनिंग फॉर्क लगा लीजिए, पहले ट्यूनिंग फॉर्क से काम होता था, अब इतनी सारी ऐप आ गई है, मशीन से प्ले करो। ऐसी सपोज करो उसका रे आउट ऑफ ट्यून हो गया है, मशीन से पहले रे प्ले कर दीजिए, रे मान लो
500, मुझे ये तो नहीं पता याद, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझा। 550 हर्ट्ज को प्ले कर दीजिए, मान लो रे 550 हर्ट्ज है ना, ठीक है। अब उसने रे बजाया, उसका रे आ रहा है मान लो 540 हर्ट्ज, उसका गिटार 540 हर्ट्ज की आवाज निकाल रहा है गिटार। अब 550 एक्चुअल रे है, वो 540, तो उसको 10 बीट सुनाई देंगी। अब वो यहाँ गिटार में सेटिंग करेगा, ढीला टाइट, वो भी अभी मैं बता दूंगा। फिर इसको 541 कर देगा, तो अब 9 बीट सुनाई देंगी। फिर उसको और टाइट, उसे लग रहा है सफलता मिल रही है, 545। अब बताइए यदि 545 हो गया तो कितनी बीट सुनाई देंगी? 5। अरे कम हो गई बीट, और करो कोशिश को उसी डायरेक्शन में जाने दीजिए। ढीला करने से हो रहा है या टाइट करने से हो रहा है कुछ, तो अब धीमे धीमे अब 4 बीट सुनाई देंगी। अच्छा, अब 3, इसको और टाइट करो, 48, 49। और जैसे ही ये 550 हो गया, बीट सुननी बंद हो जाएंगी, और जैसे ही बीट सुननी बंद हो जाए, हमारे गिटार का रे सेट हो गया। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसका, एक चीज और देखिए, जब हम किसी रस्सी को हिलाते हैं और रस्सी दोनों तरफ से बंद हो, क्लोज हो, जैसे गिटार में होता है, गिटार में दोनों तरफ से क्लोज होती है। जब बीड़ा है ना, ये जो बीड़ा गिटार, इसमें रस्सी दोनों तरफ से क्लैंप होती है, और जब रस्सी दोनों तरफ से क्लैंप होती है तो उसमें स्टैंडिंग वेव बनती है। तो उसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, पिछली क्लास में पढ़ा है, NV/2L, है ना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। यदि आपकी स्ट्रिंग में वेव की स्पीड बढ़ जाएगी, यदि आपकी स्ट्रिंग में स्पीड बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एंड स्पीड होता है, स्पीड का फॉर्मूला √T/μ। तो इन दो कॉन्सेप्टों को मर्ज करिए, प्लीज ध्यान से सुनना। यदि स्पीड बढ़ेगी तो गिटार की, वीणा की, है ना, जिसमें तार होते हैं, स्पीड बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक। जैसे मैं बता रहा था कि वो अपने तार को यदि टाइट करता है ना, तो 510 से 511 बार ऐसे हो जाएगी। अब इधर एक और चीज, स्पीड, यदि हम गिटार के तार को टाइट करते हैं, गिटार के तार को टाइट करेंगे यानी टेंशन बढ़ाएंगे, तो ठीक से सुनना, टेंशन बढ़ाने का प्रभाव होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी। तो इन दोनों कॉन्सेप्टों को मिलकर एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। यदि हम टेंशन बढ़ा देते हैं गिटार के, वीणा के टेंशन, तो उसका प्रभाव ये होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो उसका प्रभाव ये होगा, गिटार की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, गिटार की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एंड उल्टा कर दीजिए, यदि हम टेंशन घटाएंगे तो गिटार की जो वेव जनरेट होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको अब समझ में आएगा, बहुत आसान सवाल है एक बार, और इस सवाल को करने के लिए दुनिया की कोई मैथमेटिक्स नहीं लग सकती, सिर्फ IQ लगेगा, IQ चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल 15.6 है, एग्जाम्पल 15.6 है NCERT का। वो ये कह रहा है, 2 सितार है, सितार स्ट्रिंग A एंड B प्लेइंग द नोट धा, दोनों सारे गामा पा धा बजा रहे, दोनों आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। मान लो एक सितार ये रहा A और एक ये रहा B, दोनों धा बजा रहे हैं, धा, सारे गामा पा धा, और इन दोनों स्ट्रिंग में ना धा थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून है। अब बताओ इससे जो आवाज निकल रही होगी, इससे, इसको यहां बोल देते हैं ना, ये A और ये B और ये B, ठीक है। A और B ये 2 सितार है ना, और दोनों की आवाज वो कह रहा है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से अब जब स्लाइटली डिफरेंट होंगी फ्रीक्वेंसी तो बीट सुनाई देंगी। तो उसने कहा 5 बीट सुनाई दे रही है हमें, 5, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सवाल कह रहा है बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज सुनाई दे रही है A और B के मिक्स आवाज करने पर। इसका मतलब दोनों के धा आउट ऑफ ट्यून है। फिर क्वेश्चन क्या किया, द टेंशन इन द B, जो B है उस गिटार की, सितार की, इज स्लाइटली इंक्रीज, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी इसकी टेंशन। अब देखो एक मिनट, पहले तो ये सुनिए, यदि बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो इसका मतलब इन दोनों की ओरिजिनल साउंड में 5 हर्ट्ज का डिफरेंस होगा। फिर वो कह रहा है कि B में हमने टेंशन बढ़ा दी है, B की टेंशन बढ़ा दी है, तो टेंशन बढ़ाने का प्रभाव क्या हुआ होगा कि अब इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो थोड़ी बड़ी निकलेगी, ठीक है। फिर ये किया, देखिए केस फर्स्ट, एक बार बस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बहुत आसान लगेगा। फिर केस फर्स्ट ये कि A और B की मिक्स आवाज से हमको 5 हर्ट्ज की बीट सुनाई दे रही थी। फिर क्या किया, A और B का जो तार है वो टाइट कर दिया, B का तार टाइट कर दिया है, सवाल कह रहा है। तो अब सवाल तो सिर्फ ये बताएगा तार टाइट कर दिया, आप अपनी बुद्धि लगाइए, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि जब तार टाइट कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तब हमें यहां पर 3 बीट सुनाई दे रही है। अब 3 बीट सुनाई दे रही है, 3।
नई घोड़ी नई चाल, ऑब्वियसली जब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो नई बीट सुनाई दे रही होंगी। अब कह रहे हैं व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 427। तो देखिए यदि ये 427 हर्ट्ज की आवाज निकाल रहा है, यदि ये 427 हर्ट्ज की आवाज निकाल रहा है और यहां पर हमको 5 हर्ट्ज की आवाज सुनाई दी बीट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बी की जो फ्रीक्वेंसी होगी, देखो ए की फ्रीक्वेंसी तो 427 सवाल ने दे दी, अब बी की फ्रीक्वेंसी या तो इससे 5 ज्यादा होगी या इससे 5 कम होगी, या तो 432 हर्ट्ज होगी या तो 422 हर्ट्ज होगी। क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ इतना ही यहां से आइडिया आ रहा है, सिर्फ इतना ही आइडिया आ रहा है कि या तो ये 5 हर्ट्ज ज्यादा होगी या 5 हर्ट्ज कम होगी, क्योंकि यदि ये कॉम्बिनेशन प्ले होगा तो भी 5 बीट सुनाई देंगी, और यदि ये कॉम्बिनेशन प्ले हो रहा होगा तो ये भी 5 हर्ट्ज सुनाई देंगी। अब सुनना, यदि तार टाइट करोगे, अब हमें अभी आएंगे, हम एग्जैक्ट क्लू पे आएंगे। यदि आप बी में उंगली करिए, बी का तार टाइट कर दिया है, बी का तार टाइट कर दिया तो बी से निकलने वाली जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ गई होगी। तो सुनिए एक आइडिया लेते हैं, इसका मतलब बी की फ्रीक्वेंसी 432 रही होगी तो 433 हो गई होगी, मतलब थोड़ी बढ़ गई होगी, और यदि 422 रही होगी तो 423 हो गई होगी। भाई एक बार बताओ, इन द बिगनिंग हमें यह आइडिया होगा या तो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इससे 5 ज्यादा होगी या इससे 5 कम होगी, तभी 5 बीट सुनाई दे रही है। लेकिन यदि हम इसका तार टाइट करेंगे तो पक्की बात है इससे जो भी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में निकली होगी वो बढ़ चुकी होगी। यदि 432 निकली होगी तो 433 हो गई होगी, 422 हुई होगी तो 423। अब आप बताइए ये और ये कॉम्बिनेशन यदि प्ले होगा 427 433, ये डिफरेंस बढ़ गया। अब आपको 6 बीट सुनाई देंगी, 6, और यदि ये कॉम्बिनेशन होगा तो 427 423, अब कितनी हो गई, अब 4 बीट सुनाई देंगी। कितनी, 4। थोड़ा सा तार को और टाइट करो, थोड़ा सा तार को और टाइट करो, यदि ये रही होगी तो ये 434 हो गई होगी, और यदि ये रही होगी तो ये 424 हो गई होगी। ओके नेक्स्ट, तो बताना 427 और 434, अब आपको 7 बीट सुनाई देंगी, और यदि ये प्ले हो रहा होगा अब तो 3 सुनाई देंगी। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इसके तारों को टाइट करने की वजह से हमको रिजल्टिंग 3 बीट सुनाई दे रही है। तो अब आप बताइए, इसका मतलब ये तार टाइट करने से ये नहीं, ये हरकत हुई होगी इसमें, इसका मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसकी 422 है। यानी ये लॉजिक से जनरेट करने वाला आंसर है, कोई मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकती है आपको। अब आप फिर से सुन लीजिए, क्योंकि 432 रही होगी तो नो डाउट 5 हर्ट्ज सुनाई देगी। आप तार टाइट करोगे, धीमे धीमे टाइट करोगे तो ये 433 हो जाएगी, तो फिर आपको 6 बीट सुनाई देंगी, 7 सुनाई देंगी, 8, जबकि बीट तो तार टाइट करने के बाद घटी है ना, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी हुई होगी। तो यदि मैं ये तब मानूंगा कि आपको समझ में आ गया, आप इस एनसीईआरटी का एक सवाल और करोगे और लॉजिक सेम लॉजिक है। क्वेश्चन है हमारा 15.18 एक्सरसाइज का। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर डालना, मैं जिस पे नहीं एनसीईआरटी क्वेश्चन बोल देता हूं। 2 सितारे ए एंड बी, अब वो गा बजा रहे हैं, गा, क्वेश्चन को अपडेट कर देता हूं, गा, ठीक, गा, लॉजिक लगाइएगा इसको और इसको मिला के, गा। और वो कह रहे हैं आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस अ बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। 6 हर्ट्ज की मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेट नहीं है, तो 6 बीट सुनाई दे रही है, 6। ओके, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस। अब इसमें ए में ठीक है, 1 मिनट, अब नई घोड़ी नई चाल, नया सवाल होगा। सवाल ये कह रहा है कि ए में जो फ्रीक्वेंसी है वो, सॉरी, तार को ढीला किया है, ए के तार को ढीला किया है, और जब ए के तार को ढीला करोगे तो ए से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम हो जाएगी, और इस समय 6 बीट सुनाई दे रही है। उंगली करने के बाद जैसे ही ढीला किया तो 3 बीट सुनाई दे रही है, इसमें भी 3 सुनाई दी। मतलब पहले ये कॉम्बिनेशन सुनाई दे रहा था और इसके तारों को ढीला कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई होगी, अब 3 बीट सुनाई दे रही है। वो कह रहा है यदि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ए की 324 रही थी, 324 हर्ट्ज, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर डालिएगा। बीट आपके लिए इतना ही है। एक बार बीट सुनना चाहोगे? एक बार, चलिए कोई नहीं, एक बार ऐप डालिएगा, और मुझसे लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी डाल दूंगा। वैसे ऐसी बहुत सी ऐप है, आप कहीं से भी ले लेना, गूगल प्ले से। बाय बेटा।